आज क्या क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है ओम्स लॉ और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये सवाल करो, चलो पहले एक सवाल करो। आए हाय करो। नहीं, ये दूसरा है, उसी का भाई है, बट देखो तुम कर भी लोगे कि नहीं। अब गिनने में दिक्कत होगी। मुझे एमीटर की ऐसी ही एक ये फोटो मिली है, थोड़ी अजीब सी है। देखो कर भी दिया, करो जल्दी। हाँ तुम मान लो, तुम मान सकते हो ना कि भाई ये 1 में 10 डिविजन है। करो करो, क्वेश्चन नोट करो और करो। बनाओ एक एमीटर फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। क्या समस्या है? क्या चाहिए? ब्लैक पेन? क्यों? तो ब्लैक क्यों चाहिए? सारी आंखों के दम लगा दिए हर्षिल। हर्षिल ने एक आंख बंद करके पूरा फोकस बना रखा है दूसरी आंख से ब्लैक बोर्ड पे। करो। प्रणव उठ जा वहां से जल्दी। ऋषभ तू भी उठ वहां से, क्योंकि तू भी बहुत बातें करता है। हाँ जी, 1 में कितनी मार्किंग्स हैं? 10। हाँ दिख नहीं रही होंगी, ठीक है, माय मिस्टेक। की डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब मैम 1 में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने की हो जाएगी? एक डिवीजन मतलब मैम हो जाएगी 0.1 एम्पियर। एमीटर क्या नापता है? करंट। तो मैम ये आंसर हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? हाँ जी पार्थ, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? पार्थ कोई सा भी बता दे, श्रद्धा है इनकी। सबसे मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कैलकुलेट करके बता सकता है या सॉल्व कर सकता है या रीडिंग बता सकता है, तो वो है। हाँ जी, अब ये दूसरा सवाल पूछ रखा है कि ये पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है। तो तुम्हें दिख रहा है 2 यहां पर है, इसका मतलब 18 है, 10 ये और 8 आगे यहां तक। इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 18 इंटू 0.1 विल बी कितना? 1.8 एम्पियर। इसका मतलब आंसर क्या है? सी। तो भाई ऐसे सवालों के लिए रेडी रहो। अब इस सवाल में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या कर सकता है? वो ये दे सकता है कि 10th डिवीजन पे इतना है। इससे ज्यादा मुश्किल और क्या करेगा? वो ये दे सकता है बस तुम्हें कि 10th डिवीजन जो है वो 0.1 है। फिर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अगर 0.1 देगा तो लीस्ट काउंट क्या होगा मैम? 0.01। और कितने पे है मीटर? इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेना? 18 लीस्ट काउंट में। लीस्ट काउंट का मतलब है ये वाला वैल्यू। और तुम्हें कितनी डिविजन है? 18th डिवीजन पे दिया हुआ है तुम्हें पॉइंटर। लीस्ट काउंट 0 क्यों नहीं है भाई? 0 नहीं नाप सकता ना। 0 को नापने के लिए क्या जरूरत है? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। मिनिमम जिसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े वो है। लीस्ट काउंट 0 नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है ये मिनिमम 2 डिविजन्स के बीच का मिनिमम कितना है। ठीक है जी, हाँ जी, कर लोगे ऐसा सवाल? ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा वैसा था बट कर लोगे तुम, ठीक है। और टेस्ट में मिल जाएंगे तुम्हें। आओ जरा, ओम्स लॉ। कल तुमने एक चीज पढ़ के गए थे, ओम्स लॉ पढ़ के गए थे कल। एक एक्टिविटी क्या पढ़ के गए थे उसमें मैम हमने ऐसा पढ़ा था कि जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए थे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया था। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने के साथ साथ क्या क्या चीज इंक्रीज हुई थी? करंट। सर्किट में करंट इंक्रीज हुआ था। कैसे पता चला था प्रणव? जब हम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे थे, हमने कल एक्टिविटी में क्या डायग्राम बनाया था मैम? पहले एक सेल लगाया, फिर दूसरा सेल लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया। ऐसे करते 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 हमने 4 सेल लगाए और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि साथ साथ एमीटर से पता चला, हाँ जी, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एमीटर लगा हुआ था उस एमीटर की रीडिंग से ये पता चला कि करंट की जो रीडिंग है वो भी इंक्रीज हुई है। इससे क्या पता चला था? इस चीज से एक चीज पता चली थी मैम कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट के अंदर वो भी इंक्रीज होता है।
मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी क्या है, बढ़ता है। यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट को नाप रहे हो किसी सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे तुम किस चीज को इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा जल्दी। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, और काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें सवाल ज्यादा करने हैं, इसलिए प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, चुपचाप बैठ के काम करते रहो जो कहा जा रहा है। लिखो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the terminals of the conductor। टर्मिनल्स की जगह एंड्स भी लिख सकते हो तुम। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, करंट इंक्रीज होता है, बशर्ते जो रजिस्टर लगा रखा है, जो रेजिस्टेंस है वो सेम रखनी है तुम्हें। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं क्या मतलब है सारी चीजों का, धीरे धीरे आएंगे। देखो इस चैप्टर में फ्लो है, अगर तुम शुरू में सोचो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वो आनी नहीं है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। अगर तुम्हें चार्ज की डेफिनेशन क्लियर है, एसआई यूनिट क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, तो तुम्हें चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, आज कौन कौन करेगा मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास, मतलब डाउट क्लास? तुम्हें डाउट नहीं आ रहे हैं क्या? हैं? तो डाउट क्लास करते क्यों नहीं हो भाई? डाउट क्लास करो, तुम्हारे लिए है, हमारे पेपर थोड़ी ना देने, मैंने और सर ने थोड़ी ना पेपर देना है। किस चीज के इंतजार में हो? घर बैठ के थोड़ा सा पढ़ो, डाउट लो अपने, फिर साइंस की क्लास हो जाएगी नेक्स्ट वीक। क्या हुआ आरुष? ठीक है, लिख ली डेफिनेशन, आओ आगे। अब एक लिखनी है, अभी बहुत स्लो लिखते हो भाई। क्या बोले? करंट जो है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। करंट को कैसे नापते हैं? हाँ जी, सर्किट में करंट नापने का क्या तरीका है? एमीटर लगा रखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे पता चलेगा? वोल्टमीटर से। तो सारी चीजें हैं, सबके डिवाइसेस हैं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि कनेक्शन ठीक होने चाहिए। कनेक्शन करते चले जाओ ठीक तरीके से, तो सारे डिवाइसेस हैं, हर चीज से पता चल जाएगा। हाँ जी, आओ जरा नेक्स्ट लिखो तुम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लिखो जरा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बनाते हैं कि फॉर्मूला क्या बना मैम, और न्यूमेरिकल्स करने हैं और सीरियसली करना। आओ जरा, क्या फॉर्मूला बनेगा मैम? ऐसे लिख लेते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ जी, अब तुम्हें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है कि नहीं हटाना होता? हटाना होता है। और यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या नाम है? कांस्टेंट का नाम है मैम यहां पर R। हाँ जी, इसका मतलब V अपॉन I का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का नाम है यहां पर R। और R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ध्यान से सुन लो एक चीज, हमेशा ये लगता रहता है कि रेजिस्टेंस R तो मैम ने एक कांस्टेंट बता दिया, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट है, तो चेंज होगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि लेंथ ऐसे कर दी, एरिया ये कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, बताओ R पे क्या फर्क पड़ेगा? R तो कांस्टेंट है, R चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनो, R इस फॉर्मूले के लिए कांस्टेंट है। हाँ जी, जब भी तुम V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, यहां पर जो R है तब ये कांस्टेंट है। सिर्फ ओम्स लॉ के लिए R कांस्टेंट है, अदरवाइज अभी तुम देखोगे R को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। हाँ जी, R कब कांस्टेंट है? जब एक ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैम हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे,
तब ही मैम ये आर जो है ये कांस्टेंट है। जैसे जैसे वी बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्किट में क्या बढ़ेगा, आई। तो ये यहां पर कांस्टेंट है सिर्फ इस चीज के लिए कि तुमने वी इंक्रीज किया है किसी सर्किट में, बाकी सारी चीजें सेम है, जो रेजिस्टेंस तुमने लगा रखा है वो सेम है, तुम उसको नहीं छेड़ रहे हो, ना उसकी लेंथ को छेड़ रहे हो, ना उसके एरिया को छेड़ रहे हो, ना उसका मटीरियल चेंज कर रहे हो, ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ये कब कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, V इक्वल्स टू आई आर, जब किसी एक गिवन सर्किट में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं करंट इंक्रीज हो रहा है, बस तब के लिए ये कांस्टेंट है। अब कल अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में क्या किया था, उस टेबल में ये किया था मैम, पहले हमने इतने वोल्ट का एक सेल लगाया, फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते चले गए, है ना, फिर 2 सेल लगाए मैम, वो इतने के हो गए, फिर मैम हमने क्या किया, उसी सर्किट में हमने 3 सेल जोड़े, वो हो गए इतने वोल्ट के। हाँ जी, फिर क्या किया था, अगर याद हो तुम्हें टेबल कल वाली, क्या हुआ था बच्चों, बताओ जल्दी, कितना हो गया था, 1.6 वोल्ट। करंट कैसे देखा था, करंट भी मैम हमने ये देखा था कि करंट जो था सर्किट का वो इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, रेशो क्या निकल के आई थी बताना जरा, कौन सी रेशो कांस्टेंट है, V अपॉन I की रेशो वो कांस्टेंट है, बताना जरा क्या आई थी वैल्यू निकल के, फटाफट बताओ। V कितना है, इतना, I कितना है, ये, आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, 4। इस वाले केस में बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4। इस वाले केस में बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4। और इस वाले लास्ट वाले केस में बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये लिखना नहीं है, कल लिख लिया था। इसका मतलब अगर कोई फिक्स एक रेजिस्टर ले रखा है, कोई इलेक्ट्रिक एलिमेंट फिक्स है सर्किट में, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ओम्स लॉ सिर्फ इतनी बात बताता है। तो आर कांस्टेंट कब है, आर कांस्टेंट मैम तब है सिर्फ जब ओम्स लॉ होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होती है पेपर में जाके, कौन सा कहां था भाई, याद रखना है V इज इक्वल टू आई आर है। कहीं क्या करेंगे पेपर में जाते जाते तक इसको बदल देंगे, इसका रूप ही चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूले देखो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद रखने हैं। हाँ जी, करंट का क्या फॉर्मूला है कांची, बताओ जल्दी, करंट क्या होता है हर्षिल, करंट क्या है, Q अपॉन T, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या है स्नेहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्लास में इतना सीरियस बैठेंगे ना जैसे सारे कॉन्सेप्ट अंदर तक जा रहे हैं, पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं। हाँ जी बताना जरा प्रणव, वर्क डन अपॉन चार्ज, देखो बेसिक है, फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे ना, क्वेश्चंस करने दो। तुमने नोट्स पूरे कर लिए, नोट्स पूरे हो गए, कितने किए, कितने पेज किए, और नोट्स तो ऐसे मांग रहे थे सारे लिख लेगा जी, तुमने मांगे ही नहीं। हाँ हाँ मांगो, नोट्स मांगो, मिलेंगे, नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे, आओ जरा इधर आओ, एक काम की बात। हाँ जी, जो आपने कल टेबल बनाई थी उसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना जरा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, लिखो जल्दी। ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसका, पोटेंशियल डिफरेंस V, और मैम अगर करंट का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बनाओ जल्दी। एक बार यही वाली वैल्यू लेते हैं जो टेबल में ली थी, वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं बट वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताना जरा क्या लिया था मैम, 0.4 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। हाँ जी, करंट कितना कितना लिया था जल्दी बताओ मैम, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब देखो जरा, बनाना है, सब कुछ बनाना है, जो मैं लिख रही हूं तुम्हें लिखना है। हाँ जी मैम, जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना था ना 0.4, तो करंट कितना आया है मीटर में, 0.1, ठीक है। फिर मैम जब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हुई, पंखे बंद कर दो, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग हुई मैम अपनी इतनी 0.8, तो करंट कितना आया 0.2। फिर मैम वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 1.2, तो करंट आया कितना 0.3। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग आई कितनी 1.6, तो मैम करंट आया 0.4। हाँ जी, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा मैम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तुम सीधी बना लेना, मेरे पॉइंट जुड़े नहीं, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा, अब मैं इस लाइन को हटाती हूं, तुम्हें पता है सारे पॉइंट्स क्या करने होते हैं, मार्क, मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो लाइन से टच होने चाहिए बस,
ठीक है, एक आधा पॉइंट इधर उधर जाता है, एक्सपेरिमेंट्स करोगे बड़े होगे थोड़ा सा हायर क्लासेस में तो एक आधा पॉइंट इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो है वो लाइन पे आने चाहिए। इसका मतलब ग्राफ कैसा है, ग्राफ पे इतने कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन, सारे एक एक टाइप के सारे कर लेंगे। अगर वो तुमसे पूछेगा कि वी आई का ग्राफ कैसा है, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा है, कैसा ग्राफ बताओगे, स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, पेपर में पूछेगा ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा है, भाई लॉ ही बता रहा है ये तो, वी बढ़ाया आई बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोचना ही नहीं कुछ है, वी बढ़ाया आई बढ़ा, तो मैम एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के अंदर, तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। हाँ जी, ग्राफ बन गया हो तो बताओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीक्यू आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि यहां से सवाल ना आए, ठीक है। स्लोप पे सवाल आता है इसके, 9th क्लास में स्लोप पढ़ा है सबने, क्या पढ़ा था, एक ही चीज याद होगी बस, वाह क्या पता है ऊपर से नीचे, बताओ जल्दी क्या था स्लोप, आओ ध्यान से सुनो, बनाते रहना, सीधी लाइन तो खींचनी है। हाँ जी, स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ध्यान से सुनो, स्लोप का क्या मतलब है, यही चीज तुमने 9th में भी पढ़ी हुई है, यहां भी सेम चीज पढ़नी है। स्लोप का हमेशा मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ग्राफ चेंज होते रहेंगे, स्लोप चेंज नहीं होगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, याद रखनी ही है। ग्राफ में तुम देखना अभी आई उधर भी जा सकता है वाई एक्सिस पे, वी इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज चेंज नहीं होगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप का मतलब होता है मैम वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बताना जरा वाई पे कौन है, वाई पे मैम हम लेंगे चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और मैम एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में है चेंज ऑफ करंट। बताना जरा किसके बराबर है, वी अपॉन आई का रेशो किसके बराबर आ रहा था आरुष, आर के। इसका मतलब जब भी तुम्हें वी आई ग्राफ दिया होगा, वी होगा तुम्हारा वाई एक्सिस पर और आई होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पर, इसका स्लोप क्या देगा हमेशा तुम्हें, रेजिस्टेंस। ये कब की बात है, ये तब की बात है मैम जब वी वाई एक्सिस पर है और आई एक्स एक्सिस पर है। अभी मैं तुम्हें सारे सवाल करा रही हूँ, इसके सारी वेरिएशंस करा रही हूँ मैम, अगर चेंज हो जाए तो क्या होगी एक्सिस। लेकिन ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो स्लोप है हमारा वो हमें क्या देता है, वो हमें रेजिस्टेंस बताता है। स्लोप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, बाकी कुछ मत ध्यान रखना, बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि स्लोप पे एक्सिस चेंज होती रहती है, कभी वाई एक्सिस पे तुम्हारा करंट आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये चीज हमेशा के लिए फिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं एक, और फिर इस पे सवाल करते हैं, 5-6 टाइप के सवाल कर लेते हैं जितने आते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ जी ऐसे सवाल करना है। ये चीज सबको क्लियर है ना, हाँ जी इधर आ जाओ, एक बार समझ लो जिनको ये चीज सुनी नहीं है। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ग्राफ देखना है बस, ये चीज तो हमेशा के लिए फिक्स है। ग्राफ देखना जरा, वाई एक्सिस पर कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई एक्सिस पर, आई पर कौन है, वाई एक्स एक्सिस पर करंट। तो वी अपॉन आई किसके बराबर है, अभी पढ़ के आए हो, आर के, वी अपॉन आई इज आर। इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या बताता है तुम्हें, ये तुम्हें बता रहा है रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सवाल करवाती हूं मैं तुम्हें, बस एक चीज पहले लिख लो पूरी, ये ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, कुछ लिमिटेशंस है भाई की, क्या चाहे डेफिनेशन में भी एक चीज ऐड कर लो, डेफिनेशन में ऐड कर लो जरा, जहां लिखी है ना ओम्स लॉ की डेफिनेशन, कॉमा लगा के लिख लो, क्या लिखी थी डेफिनेशन, Ohm's law states that electric current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference across the terminals of a conductor. कॉमा लगा के लिखो, if the temperature remains the same, if the temperature remains the same, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे कंडक्टर का, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी घटेंगी, फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, करंट चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है धक्का मुक्की से, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं उस चीज को भी। हाँ जी, सवाल तुम्हें पूरा सवाल आता है, ओम्स लॉ क्या है, आर क्या है, स्लोप क्या है, ग्राफ बनाओ ग्राफ कैसा है,
और ये यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है? हाँ जी लिखो। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर की छेड़खानी होगी तो चीजें बदल जाएंगी। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल उस केस में। टेम्परेचर शुड रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। इसीलिए ये कैसा लॉ नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। टेम्परेचर के साथ छेड़खानी होगी तो चीजें बदल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स। अब बेस्ट एग्जांपल जो है ओमिक कंडक्टर का वो है मेटालिक वायर्स। 12th क्लास में पूरा पढ़ोगे डेरिवेशन और सब कुछ, बस अभी के लिए इतना बहुत है। और भी लिखने को 5-6 लिख सकते हो, बट तुमसे तो एक ही पूछेगा वो, तो तुम पहले वाला लिख देना टेम्परेचर वाला, क्योंकि एनसीईआरटी ने और बातों का जिक्र नहीं किया इसलिए अभी पढ़ाना बेवकूफी है वो। तो तुम्हें याद रखना है ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब है? जब टेम्परेचर सेम रहेगा। और सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तुम सोचो कि मैं ओम्स लॉ को इंसुलेटर पे लगा दूं, तुम नहीं लगा सकते। मैं तो ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर पे लगाऊंगा, नहीं। ओम्स लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? कंडक्टर्स के लिए, जैसे कि मेटालिक वायर। कंडक्टर और भी होंगे तो शायद ना लगे वहां पे, ठीक है। वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ग्राफ कैसा आएगा? हल्का सा कर्व्ड आता है ग्राफ, ठीक है। इसलिए उनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। ऐसा ग्राफ भी आ जाता है कई बार। टेम्परेचर की छेड़खानी करोगे तो भी ग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। नापना तो आसानी, ओम्स लॉ करना कोई भारी चीज नहीं है। लैब में क्या करना है? कुछ नहीं, वही हल्के फुल्के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तारे सारी जुड़ी हुई होनी चाहिए, स्विच प्रॉपर होना चाहिए, बैटरीज लगाते चले जाओ, करंट देखते चले जाओ, एमीटर में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ग्राफ सीधा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा, अब पहले इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। मैम रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक टर्म आई है मैम, इसको हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक। हमने मैम इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन कर लिया है, हमने चार्ज भी पता कर लिया है क्या होता है। प्रणव 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है? आयुष्मान 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है? अब सारे पलटेंगे पन्ने, वैसे नहीं पलटते घर जाके। आरुष, आरुष तो गर्दन सीधी कर रहा है अपनी। हाँ जी ऋषभ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है उसे क्या देख रहा है? उस पर नजर है क्या? हाँ जी बताओ जल्दी बताओ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के पास, बहुत कम चार्ज है मैम, ठीक है। हाँ जी, क्या यूनिट होती है एसआई यूनिट करंट की? हाँ जी एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 एम्पेयर क्या है कांची? सारे मुझसे पूछोगी, मैं डांस प्रैक्टिस में बिजी हूं अपनी। आप भी ना मैम, किस चीज का डांस प्रैक्टिस चल रहा है? अच्छा कॉम्पिटिशन है, अच्छा अच्छा डांस करते हो? एक दिन देखना पड़ेगा लग रहा है। हाँ जी 1 एम्पियर क्या है पार्थ? 1 एम्पियर वन कूलम्ब पर सेकेंड। क्या डिफाइन कैसे करोगे अगर 1 एम्पियर आ जाए पेपर में लिखने को? कि लिख के बता देना जरा। हर्षिल बता देगा, पेपर में आ रहा है चैप्टर, पूरा दिमाग काम कर रहा है अभी। हाँ जी हर्षिल, आ नहीं रहा है क्या? पता नहीं है। हाँ जी 1 एम्पियर का करंट उसको बोलते हैं जब सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा हो 1 सेकंड में, वो कहलाता है 1 एम्पियर। हाँ जी 5 एम्पियर क्या होगा ऋषभ? 5 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। टाइम इज इंपॉर्टेंट, यूनिट टाइम लेना है। और कितना क्रॉस सेक्शन? एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेना है यहां पर न्यूमेरिकल्स में? πr² एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जो मेटालिक कंडक्टर है वही ओमिक कंडक्टर है और वो क्या होगा हमेशा? वायर, सिलिंड्रिकल, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल लोगे हमेशा। आओ जरा, अब ध्यान से एक बात सुनो जरा, रेजिस्टेंस क्या है? ये बताओ कंडक्टर के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? एक गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? बस कंडक्टर नहीं, यहां वाला कंडक्टर, ये मुझे पता था, पहले दिमाग में तुम्हारे वही आएगा है।
मैम जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट करे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का क्या मतलब है, जो करंट को बहुत अच्छे से अपने इजीली पास होने दे। अब ध्यान से सुनो, हाँ जी, कंडक्टर किस चीज के बने होते हैं, बताना जरा। कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर्स बने होते हैं मेटल्स के, और मेटल्स की एक सबसे खास बात क्या है मैम, मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। कहां से आते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, कंडक्टर के पास, एक मेटल के पास। मेटल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है मैम, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुन लो। अगर ये कोई एटम है मेटल का, तो मैम जो इनके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थम जा भाई थम जा, जो इनके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है मैम, वो इजीली क्या करते हैं, इजीली पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही निकल निकल के चल पड़ते हैं कहीं को, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। देखो इतनी भी दूर नहीं है, इससे भी ज्यादा दूर है, मैंने तो बहुत पास बना दिया इनको, ठीक है। और शेल्स वैसे भी सर्कुलर नहीं होती, और कैसी होती हैं, हल्की सी वैसी होती हैं, कैसी, इलिप्टिकल, ऐसी समझ लो भी। मैम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर ये पास होंगे तो इनका फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ये बंधे रहते हैं इससे। लेकिन मैम दूर होने के कारण ना, ये जो मेटल्स हैं और मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत इजीली क्या होते हैं, बहुत इजीली मैम ये चल पड़ते हैं। इन सारे एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के चल देते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स का चलना इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट होना इज व्हाट, दे आर कंडक्टर्स। कंडक्टर से थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ध्यान से एक चीज सुनो, क्या इतना अभी आसान है क्या, हाँ जी, एक कंडक्टर में से इतना आसान है कि इलेक्ट्रॉन्स का आराम से चलते चले जाना, नहीं इतना आसान नहीं है। क्यों मैम, ये इन एटम से भी टकराते रहते हैं। भाई तुम इमेजिन करो ना, पूरा क्राउडेड एरिया, मान लो मैं एक एटम हूं, मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकला और मेरे सामने बहुत सारे एटम्स की लाइन लगी हुई है, तो मुझे उनसे तो पास करना है ना। इसका मतलब हर एक मेटल की, हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उसके अंदर से करंट, हम बोल रहे हैं कि करंट बहुत इजीली पास होगा, बट इतना भी आसान नहीं है। हर एक कंडक्टर के अंदर जो ये एटम्स हैं दूसरे, ये क्या करेंगे मैम, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकते हैं, अपोज करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट को फ्लो होने से रोकें, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकें, या फिर चार्ज को फ्लो होने से रोकें, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वर्ड का क्या मतलब पढ़ के गए थे कल मैम, किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज को इंपीड करना, किसी को रेजिस्ट करना, मतलब जो वो करना चाह रहा है उसको वो करने से रोकना, इज व्हाट, रेजिस्टेंस। हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का मतलब, मैम ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो कैसी प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकती है। लिखो डेफिनेशन, लिखो, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है। हाँ जी लिखिए जल्दी, लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, और ये बना लेना उसके बाद, क्योंकि आगे भी काम आएगा जब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट, it is the property of a conductor that resist, oppose, impede the flow of charges through it, the flow of charges through it. It is the property of a conductor that resist, impede और oppose, कोई भी एक वर्ड लिख देना, flow of charges through it, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसके थ्रू चार्ज को फ्लो होने से रोके। तो यहां बहुत सारे एटम्स हैं, इतना भी आसान नहीं है, धक्का मुक्की होगी बहुत ज्यादा। देखा है ना, गर्म भी हो जाती है कई बार चीजें, मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हो गर्म हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह उनको तो हम करते ही गर्म है। सिर्फ इलेक्ट्रिक आयरन से तुम्हें क्या चाहिए, गर्माहट ही तो चाहिए, तो वो गर्माहट यहीं से आती है। ये इलेक्ट्रॉन भिड़ता रहता है एटम के अंदर, कोलिजन होते हैं, टक्कर होती है, उन टक्करों के कारण हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है सिस्टम के अंदर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के लिए, कि कितने टाइम तक तुम करंट फ्लो करा रहे हो, चार्ज फ्लो करा रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे। डेफिनेशन डन, एसआई यूनिट लिखो। हाँ जी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम का सिंबल ये होता है ओमेगा।
ठीक है, कई बार आता रहता है हमारे हिंदी चैनलों पे, न्यूज पे आता रहता है कि ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आ रही है। देखा ना, आते रहते कुछ चैनलों पे ही चलता रहता है पूरे दिन कि देखो हमारे ओम को नासा भी मान रहा है, हमारे ओम को फलाना भी मान रहा है। तुम भी देखते होंगे, तुमने भी यकीन आ जाता होगा कि सच्ची में ऐसा है। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस कहां आया था पहले? रेजिस्टेंस कहां आया था, कौन से फॉर्मूले में आया था? ओम्स लॉ में। वहीं से इसको 1 ओम को डिफाइन करना है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा। 1 ओम किसे कहते हैं? ओम्स लॉ यूज करेंगे। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 क्या बता दो? एम्पियर। लिखो। क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा? ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है। एक ही बात है, फॉर्मूला बस पकड़ के रखना, बाकी कुछ नहीं पकड़ना। हाँ जी, फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कूलाम तो है ही जो है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ओम्स लॉ इज V अपॉन R। तो जब भी तुम्हें 1 एम्पियर डिफाइन करना है, इसको यूज करोगे। 1 वोल्ट डिफाइन करना है, इसको यूज करोगे। 1 ओम डिफाइन करना है, इसको यूज करोगे ऑलवेज। किसी दूसरे में फंसोगे तो फिर गलत होगा। क्यों? आंसर की में वही आएगा, फिर बैठे रोते रहना वहां कि मैं तो इस वाले फॉर्मूले को पढ़ गया था। इसलिए सिस्टमेटिकली पढ़ो थोड़ा इस चैप्टर को। न्यूमेरिकल्स भी कोई ज्यादा भारी लगेंगे नहीं, ठीक ही लगेंगे। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब बताओ जरा डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कर देना डिफाइन। बहुत सारे डिफाइन करें पहले भी तुमने। 1 कूलाम तुम्हें आ गया, 1 एम्पियर तुम्हें आ गया, 1 वोल्ट तुम्हें आ गया, तो 1 ओम क्या है तुम्हारे लिए? हाँ जी, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जब किसी कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा हो? 1 एम्पियर, और उसके एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो? 1 वोल्ट, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? एक कंडक्टर जिसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट, और कितना करंट बह रहा है सर्किट में? 1 एम्पियर। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम। लिखो लिखो। 1 ohm is the resistance of a metallic conductor. 1 ohm is the resistance of a metallic conductor when potential difference across its two ends, its terminals is 1 volt. When potential difference across its end is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere. The current flowing through it is 1 ampere. 1 ohm is the resistance of a conductor when potential difference is 1 volt across its terminals and current flowing through it is 1 ampere. And current flowing through it is 1 ampere. छूट गया क्या? फिर छोड़ दे, फिर रहने दो, बाद में कर लेना। आ जाओ इधर, एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे लिख लो, बाद में काम आ जाएगी कहीं। करंट को चेंज करने का क्या तरीका था? अभी पढ़ के आए ओम्स लॉ क्या बताता है तुम्हें? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दो, करंट इंक्रीज हुआ पड़ा है। हाँ जी, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज हो गया। लेकिन मान लो तुम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करना चाह रहे हो, फिर क्या तरीका है? आपको करंट चेंज करना है सर्किट में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को आप नहीं छेड़ना चाह रहे। ये नहीं छेड़ना। हाँ जी, क्या तरीका है? मैम फिर किसी तरीके से रेजिस्टेंस को चेंज करो, यही तरीका है। ओम्स लॉ अगर है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, लेकिन अगर ऐसा केस दिया हो, ध्यान से सुन लो,
कि पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं छेड़ना है, बताओ करंट कैसे चेंज हो सकता है? तो तुम लिखोगे कि रेजिस्टेंस को चेंज करके, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? घटेगा। अगर रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। अभी घटाएंगे बढ़ाएंगे भी देखेंगे। किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, बहुत सारी चीजों पे और पे भी डिपेंड करता है। इसको नोट कर लो अभी के लिए, ये सेकेंड एक्टिविटी में काम आएगा। हाँ जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा केस मिलेगा कि फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, तो समझ जाना कि ये कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। एक चीज होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, अभी पढ़ा रही हूँ आगे, कल सिंबल बनाया था जिसका। हाँ जी, बताना जरा वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या सिंबल था? क्या बेटा? ये 1 है। वी हमने वो रख दिया ना सेम, ये है। कौन सा? वो वी है। ये 1 लग रहा है क्या? भैंस की आंख, मैंने तो बताया ना एक बार, एक मैं सीरियल देखा था भैंस की टांग, कॉमेडी सीरियल आता है, पता नहीं कौन से चैनल पे, साउथ इंडियन चैनल है कोई, बहुत फनी आता है। कई सारे बच्चे हैं, 20-30 बच्चे हैं, पता नहीं 25-20, और पता नहीं कुछ का कुछ करते हैं, कुछ भी, कहीं से कूद जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे, कहीं कुछ कर देंगे। मैं देखा था एक बार, मुझे तो अजीब ही लगा, मतलब मैं ही सोच रही थी कब उठूं मैं यहाँ से, कुछ भी कर रहे हैं मस्ती अपनी। फिर मैंने अपने बेटे को बताया नहीं कि बेटा तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकता है इसको, लेकिन क्योंकि फिर वो करता है तो सर्च, फिर रोज उसे ही देखता बैठ के। साइकिल चलाते रहते हैं, तालाब में एक फट्टा रखा जी, साइकिल चला रहे हैं, इधर गिरे उधर गिरे, जैसे उटपटांग टाइप का। चलो अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, दिल थाम के बैठो, बहुत भारी नहीं है, आसानी है, बट दिमाग खोल के रखना है। हाँ जी प्रणव, 1 कूलम क्या होता है? बेटा स्माइल से सारे काम नहीं बनते, कभी कभी तो ठीक है स्माइल, ये थोड़ी ना जो भी सवाल पूछो हैं। ऐसे तो फिर मैं और सर बाहर बैठ के बस मुस्कुराते रहे सारा दिन दोनों, हैं बेटा बताओ तो सही, इतनी बार बता दिया। अब सुन ले। हाँ जी कौन बताएगा? आयुष्मान, तुम तो कह रहे थे मैं बातें नहीं करूंगा, क्या बता रहे? हाँ जी 1 कूलम क्या होता है? क्या? हाँ जी अरफात बता देगा, 1 कूलम किसे कहते हैं? नहीं से भी याद है, ये कह रहा है कि 6.25, अब सुन ले, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है। बता दे। कोई नहीं हंस रहा है, बस तुम ही हंस रहे हो। क्या है? मैंने सुना नहीं, इसने आवाज ही इतनी ऊंची रखी है अपनी। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन का, कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक तो बोला हुआ। आओ जल्दी। हाँ जी रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट का दूसरा नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। चुप। हाँ जी कहां लिखवाया था? मैंने सिर्फ ये लिखवाया था। विनायक का होगा तो बेटा अपने आप पूछ लेगा, तुम्हें इतनी सिफारिश करने की क्या जरूरत है। ध्यान से सुनो, रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अंदर होता है। वो डिवाइस क्या करता है? वो डिवाइस रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आता है। ध्यान से सुन लो, वैसे तो मैं अभी तुम्हें बाद में बताऊंगी फैक्टर्स कौन से हैं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोई बैटरी है और ये है हमारी मेटालिक वायर्स, कंडक्टर्स, और इनके क्रॉस हमने लगा रखा है क्या? इनके क्रॉस हमने लगा रखा है कोई रजिस्टर।
ध्यान से सुन लो, अब चुप हो जाओ। चुप नहीं हो सकते बस। हाँ जी, नाम से बताना क्या पता चल रहा है। देखो छोटी छोटी बातें सुन लो। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल मतलब चेंज होता हुआ रेजिस्टेंस। रियोस्टैट एक वो डिवाइस है जो करंट को चेंज कर देता है रेजिस्टेंस को चेंज करके। हाँ जी, इसका खुद का नाम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस चेंज करता है। जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करना हो किसी सर्किट में, या तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो लेकिन तुम्हें करंट ऊपर नीचे चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम कभी नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तुम रेजिस्टेंस को चेंज करके वो चीज अचीव कर सकते हो। तो वही डिवाइस है। तुम्हारे फैन के रेगुलेटर में भी होता है वो रियोस्टैट, है ना, बहुत सारी चीजों में होता है, टीवी वगैरह में होता है और बहुत सारी जगह होता है। क्या काम करता है ये मैम इस तरीके से क्या करता है, देखो अगर तुम्हें अभी तुम धीरे धीरे पता चलेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और तुम्हें पता चल गया कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब अगर तुम्हें करंट कम चाहिए किसी सर्किट में तो तुम्हें लेंथ क्या करनी पड़ेगी? रेजिस्टर की बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो इसको, तुम यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, तुम यहां भी, ये लेंथ है, ठीक है। आगे ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, बस अभी इसकी डेफिनेशन यही सेट हो रही है, यही लिख लो। रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है जो बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करे करंट को चेंज कर देता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हाँ जी, जो भी पढ़ के आया ना पीछे ये वाली बात, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो। लिखो, रियोस्टैट इज अ डिवाइस, रियोस्टैट इज अ डिवाइस दैट is used to regulate current, या which is used to regulate current, कुछ भी लिख लो। रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस which is used to regulate current without changing the potential difference, without changing the potential difference, full stop. It is used to change the resistance in the circuit. It is used to change the resistance in the circuit. It is क्या हो गया? It is a device which is used to change the resistance या current in the circuit without changing potential difference या फिर voltage. और second point लिखो, it is used to change the resistance in the circuit. It is used to change the resistance in the circuit. रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट चेंज कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां आओ जरा क्वेश्चंस कर लो जल्दी। इसके ओम्स लॉ के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हमने। रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ नहीं, हमने बस एक टर्म लिख ली है यहां पर, हम इसके क्वेश्चंस आगे करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस भी पूरा पढ़ेंगे भी डिटेल में, पहले ये देख लो, क्वेश्चंस करो जल्दी। ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, स्लोप के, V इक्वल्स टू IR वाले सब कुछ। ये तो आसान सा ही लग रहा है। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस 12 ओम है और जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की, तो बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है, बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, बैटरी बना लेना भाई, सेल बना दिया है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, रेजिस्टेंस का सिंबल तो सबको याद होगा, कल पढ़ के गए हो। वो ये पूछ रहा है कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में। सिंपल सा सर्किट है, बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की, रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, करंट पूछा हुआ है, क्या लगाओगे? हाँ जी, किससे पता लगा दोगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR। V कितना है? 12। I का पता नहीं, ये कितना है? 12। I विल भी कितना? 1 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है? 1 एम्पियर। तो ऐसा हल्का सा सवाल आता है, इसके चांसेस कम है लेकिन, क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान है। करंट वाला आ सकता है क्योंकि तुम फॉर्मूला गलत कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला आ सकता है, उसमें भी तुम फॉर्मूला गलत कर दोगे। इसका फॉर्मूला ज्यादातर बच्चों को याद ही होता है। हाँ जी, क्या है? वीर, V इक्वल्स टू IR। बस तुम I को इधर उधर ले जाते हो, तो ये देख लेना, ये ध्यान रखना है। ओम्स लॉ याद है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है,
ठीक है, अब अगले वाले सवाल करो क्योंकि वो थोड़े से ढंग के सवाल है। आओ जरा, वो तो आसानी था भाई, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, बहुत बार। एग्जाम्पलर का सवाल है, करो। डायग्राम बना लो, बाकी क्वेश्चंस तो चाहे मत ही लिखना। क्या बेटा, उसमें तो कुछ था ही नहीं, आ गया आंसर? हाँ जी, चलो बस डायग्राम ड्रॉ कर लो। तुम्हें वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसने वीआई ग्राफ बनाया 3 सैंपल्स के, नाइक्रोम वायर को यूज किया है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 R3, वायर एक ही, नाइक्रोम वायर क्या था कल बताया था, नाइक्रोम क्या है मैम? एक एलॉय एज अ रेजिस्टर यूज करते हैं, अभी पढ़ेंगे पूरी कहानी इसकी। किस किस चीज का एलॉय था, यहीं से याद कर लेना, एमसीक्यू आ सकता है। Ni मतलब निकल, क्रो मतलब क्रोमियम, Mn मैग्नीज, और E है Fe आयरन से। 4 का एलॉय है। आओ जरा इधर अब सवाल पे, क्या इस पे आ जाओ जरा। हाँ जी, पहले ये देखो, स्लोप निकालना है, क्या चीज बतानी है क्वेश्चन में, देखना जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखना जरा क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। और वीआई ग्राफ से रेजिस्टेंस कब पता चलता है, स्लोप से या किसी और चीज से? स्लोप से। स्लोप क्या होता है मैम? ये चीज फिक्स है कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। प्रणव, वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, करंट, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? अब ये बताओ किसके बराबर होगा? आई अपॉन वी इज बराबर टू वॉट? आर के बराबर होगा या 1 अपॉन आर? 1 अपॉन आर। तो ये चीज थोड़ी सी चेंज कर देता है वो, कभी यहां पर वो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन ये चीज फिक्स है। मैंने इसलिए बोली ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। वो एक्सिस पे कुछ भी चेंज कर दे, कोई भी क्वांटिटी किसी भी एक्सिस पे ले ले, तुम्हें बस ध्यान रखना है जो तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप हो, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, हमेशा हमेशा हमेशा। अब देखो जरा, इससे क्या पता चला है मैम? इससे एक चीज पता चल गई कि स्लोप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ये पता चला कि नहीं चला? हाँ जी, ये बात पता चली कि नहीं पता चली कि जो यहां पर वीआई ग्राफ दिए हुए हैं ना, ये 3 ग्राफ, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 ग्राफ है ना, ये 3 लाइंस है। तो मैम इनका जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। क्या मतलब है? जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। स्लोप क्या होता है? स्लोप भी बता दो अब जरा। ये तो ठीक है, ये होता है स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है? ढलान। वाई एक्सिस से जो ग्राफ है, जो ये लाइंस हैं, इनकी कितनी ढलान है, कितना स्टीप है ना? अब बताओ जरा सबसे स्टीपर कौन सा है? मैम आप ये देखो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा एंगल किसका बन रहा है? R1 का, फिर R2 का। तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा? हाँ जी, कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम होगा? R1। उससे कम, उससे ज्यादा कौन सा होगा? R2। और सबसे ज्यादा कौन होगा? R3। मतलब जिसका स्लोप जितना कम वो उतना ही ज्यादा। स्लोप कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सबसे स्लोप कम किसका है? R3 का। इसका मतलब वो सबसे बड़ा है। उससे कम ज्यादा स्लोप किसका है? R2 का। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उससे कम है। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है। बहुत पता नहीं कितनी बार PYQ है, कितनी बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? शायद C हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस ध्यान से क्या देखना है? ये देखना है कौन सी एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में भी आता है सवाल। पहले MCQ आया करता था बहुत, यही वाला फेवरेट था। R1 R2 R3 को चेंज कर देते थे। एक बार ऐसा कर दिया था, बच्चों को ज्यादा आदत पड़ गई थी, इसको R1 कर दिया, इसको R2, इसको R3, फिर आधे गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि आदत नहीं थी, वो सीधा सीधा आदत थी, इधर से बढ़ते हुए इधर से घटते हुए, देखा ही नहीं कि क्या दिया हुआ है। अब 2 मार्क्स में देते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो क्वेश्चन में तुम्हें करा रही हूँ। हाँ जी, ठीक है सबको? स्लोप का मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आई दिया हुआ है, ये वी दिया हुआ है, तो 1 अपॉन वी। हाँ जी, ये समझ में आ गया क्यों हो गया ये? क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जब आई अपॉन वी होगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन आर के बराबर। ओम्स लॉ से तो है। इसका मतलब जिसका स्लोप जितना ज्यादा, इस क्वेश्चन में, सबके लिए नहीं, इस क्वेश्चन के लिए, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब सबसे कम कौन है?
सबसे कम कौन है? तुमने गलत तो नहीं कर दिया सवाल? ठीक है, देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, आओ जरा अब एक 2 मार्क्स वाला ये वाला सवाल करो, ये भी आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक सेम सवाल। इसको करना कैसे है? ऐसे सवाल लिखते रहना, ये वाला लिखो, ये एनसीईआरटी का नहीं है, एक एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है, ये शायद मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर का भी नहीं है, पीवाई क्यों हो सकता है। चलो लिख लो तुम अभी इस क्वेश्चन को तो लिख लो। इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द करंट थ्रू अ रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ये निकल के आई रीडिंग, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो। फ्रॉम द वैल्यूज गिवन बिलो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आई वर्सेस वी। आई और वी का ग्राफ बनाना है पहले तुम्हें, इस प्लॉट से प्लॉट करना है ग्राफ को। फिर वो कह रहा है शो दैट द डाटा कंफर्म्स ओम्स लॉ एंड फाइंड द रेजिस्टेंस। 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तीनों पढ़ने हैं पेपर में जाके, ये नहीं कि एक मिस कर देंगे फिर 1 नंबर कटेगा ही। पहले में कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वो प्लीज एक चीज मार्क कर लें, वो गोले बना लिया करे क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऐसे पेंसिल से चाहे पेन से, कि कितने पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फिर वो कह रहा है कि डाटा से कंफर्म करो, फिर वो कह रहा है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। 3 चीजें निकालनी है क्वेश्चन में, सॉल्व कर देखो। एक मैं करवा देती हूं फिर तुम करना। पहला तो आसान ही है मैम, ग्राफ प्लॉट करना है, एक तरफ वी ले लेंगे एक तरफ आई ले लेंगे, सारी वैल्यूज लिख देंगे और बस हो गया। लिखो जल्दी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 ये लिख दी सारी एम्पियर में रीडिंग्स। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस बताना जरा क्या क्या है, बोलो। 1.2, 2.4, 3.6, 4.8 और कितना? इतना। हाँ जी, कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए, ओम्स लॉ को प्रूफ करना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है तो। हाँ जी, यहां फिर यहां फिर यहां और इतने पे यहां पोटेंशियल डिफरेंस, इतने पे इतना। ठीक है, तो तुम सीधी लाइन खींच देना। जब तुम कॉपी में बनाओगे तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, ग्राफ भी मैं मंगवा सकती थी वैसे तुमसे, लेकिन ग्राफ को तो तुम खुद भी कर सकते हो। एक सेकेंड, हेलो। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेना एक बार, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब वो कह रहा है कि शो दैट द डाटा कंफर्म्स ओम्स लॉ। बताओ जरा, ओम्स लॉ कैसे कंफर्म हो रहा है? रेशो से। और मैम ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, जितना हमारे कोर्स में है, वीआई अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये चीज प्रूफ करती है किस चीज को? ओम्स लॉ को। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तुम्हारी पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है कि हाँ हमें लिखना क्या है। हमें बहुत हाई फाई कुछ नहीं लिखना, वहां बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं। उसको पता है भाई 10th क्लास के बच्चे हैं, जितना कोर्स में वही पूछेगा। पहले पार्ट में ही ग्राफ बना देना है, दूसरे पार्ट में वो कंफर्म करने को कह रहा है, तो वहां हमें बहुत हाई फाई की जरूरत नहीं, हम सीधा बताएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वीआई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, मतलब इट प्रूव्स दैट ओम्स लॉ इज देयर, इट्स वैलिड। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मैम होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज ऑफ करंट। अब देखो क्या करना है, तुम्हें यही करना है हर सवाल के लिए। करने को तुम और भी कुछ इसकी वेरिएशंस कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मुझे ये लगता है पर्सनली, सबसे मुझे ठीक भी ये लगता है, आंसर कीज में भी ज्यादातर यही आता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको मिनिमम में से सबट्रैक्ट कर दो। मतलब तुम क्या करो, 6.0 में से 1.2 को माइनस कर दो, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आएगा उसको लो, और करंट भी क्या करो, करंट भी जो मैक्सिमम करंट है और जो मिनिमम करंट है इनका जो चेंज है उनको लो, और तब रेजिस्टेंस निकालो। हाँ जी, बताना कितना आएगा? ऊपर 4.8 और नीचे आंसर कितना आएगा? वन 1.2 आएगा। सच्ची में? किस किस का आ रहा है 1.2? नहीं, मेरा मैथ ज्यादा वीक हो गया फिर।
सीरियसली? चलो निकालने दो इनको, औरों को भी निकालने दो, देखती हूँ किस किस का आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, निकालना जरा। नहीं नहीं करो करो, ना 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 1.2। मैं सोच रही हूँ कहीं भाई ये तो मैथ पढ़ के आए हैं, अभी मेरा कभी कुछ मेरे अंदर दिक्कत आ गई हो मैथ्स की, ऐसी डेसिमल इधर उधर हो सकती है, वो हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है उनका? तो 12 आ रहा है। मैं ये भी कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी, और सारे कॉन्फिडेंस में पूरे 12। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है, देखो तुम लेने को कोई भी दो वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जितनी बार आंसर की में आंसर आता है वो ये देता है कि मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम में से सबट्रैक्ट करके चेंज लो। बस ऑलवेज यही ट्रिक तुम्हें फॉलो करनी है सारे क्वेश्चंस में। कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया जहान का, यही करना है। लेने को तुम इसमें से इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो वैल्यूज उठाओ, सबट्रैक्ट करो, आंसर निकालो। बट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रेंज का होना चाहिए। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये करंट आया, तो यही मैक्सिमम वैल्यूज होनी चाहिए दोनों में। करने को तुम वैसे भी कर सकते हो, बट तुम ये करना हमेशा मैक्सिमम को मिनिमम में से सबट्रैक्ट करके जो चेंज आएगा वो ले लेना, वो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हो गया? तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ग्राफ आएगा प्लॉट कर देना, स्ट्रेट लाइन बनाना है, पता है स्ट्रेट लाइन आया है इसलिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, और रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। ये करो अब जरा, ये अब 2 मार्क्स में आने लगे हैं ऐसे क्वेश्चंस पिछले 2 सालों से। PYQ है शायद, मेरे ख्याल से 24-25 का ही है। करो, कर लोगे अब तुम। A student carries an experiment and plots the VI graph of 2 samples of nichrome wire with resistance R1 and R2 respectively. What is the relationship between R1 and R2? R1 और R2 की रिश्तेदारी निकालनी है तुम्हें। क्या है? एक मिनट में देख के आती हूँ, बारिश हो रही है बाहर। नहीं बेटा आप बैठो, आप कहाँ, आपको इतना कष्ट थोड़ा ना देंगे। बारिश हो रही है तेज। छुट्टी क्या करनी है? छुट्टी तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्या छुट्टी है? चलो हाँ जी, क्या रिश्तेदारी आई है? आकांक्षी क्या आंसर आया? वही सेम चीज, स्लोप। हाँ जी, स्लोप क्या है? ये चीज तो फिक्स ही है मैम, इसको तो चेंज नहीं करेंगे। I/V किसके बराबर होगा? इसका मतलब स्लोप जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R के। तो बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। R2 इज ग्रेटर देन R1। ये बस इतना ही सॉल्यूशन चाहिए, उसको बहुत ज्यादा आंसर नहीं चाहिए तुमसे, वो बस वो समझना है स्लोप है क्या। और वैसे एक तरीका भी होता है, अगर एमसीक्यू करना हो, कभी कभी एमसीक्यू करना हो सिर्फ, वैसे तो वो तुम अब समझ जाओगे कहां से है, लेकिन वो कितने ही दे दे तुम्हें, ध्यान से सुन लो, कैसा भी सवाल दे दे, अगर ट्रिक अप्लाई करनी है, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी कहीं कोई सी साइड दिया हो, तुम्हें क्या करना है, आई से एंगल देख लेना। हाँ जी, अगर सिर्फ एमसीक्यू है, कुछ किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना, कुछ सॉल्व नहीं करना, आई से एंगल देख लेना। आई से जिसका एंगल बड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा। हमेशा, चाहे कैसा भी सवाल आए, चाहे मैम इस एक्सिस पे हो तो, हाँ जी, अगर यहां आई है ये भी है तब भी यही करना है। आई से क्या देखना है? एंगल। जिसका आई से एंगल बड़ा, अगर एमसीक्यू करना है, बस वो रेजिस्टेंस बड़ा। ठीक है, अगर एमसीक्यू करना है, कुछ नहीं करना ना, सीधे लिखो, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? R4, R3, R2, R1 एमसीक्यू अगर है। और उसमें एक और क्वेश्चन करना है, रुक जाओ अभी टाइम है। ये करो, अब तुम कर लोगे, जल्दी करो। क्वेश्चन का नंबर लिखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, जल्दी बेटा। ओम्स लॉ खत्म करके जाना, इसके बाद बस एक और सवाल है, फिर चले जाना जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना अगली क्लास में, जल्दी करो।
ये करो, मैं करवा दूंगी रिवीजन, वो मेरी हेडेक है, तुम ये सवाल करके जाओ। क्या हुआ आरुष? रग रह लो, मैं तो अच्छी बात है। मोस्ट वेलकम बेटा, दिन रात पढ़ो। पिंक हो जाता है क्यों? तू रात को, अच्छा मैंने सोचा तुमने कब देख लिया इसको रात को। चलो आ जाओ। लाल बोल, तू लाल होएगा आज। हाँ जी करो, पार्थ करना बेटा। ग्राफ प्लॉट करना है, कर लेना। कैसा? स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये ग्राफ कॉपी पे करके लाना चलो कल। हाँ जी सुन लो, ग्राफ पेपर पे करके लाना इसको कल। रेजिस्टेंस सॉल्व कर दो। अच्छा चलो रेजिस्टेंस सॉल्व कर दो भी, रेजिस्टेंस सॉल्व कर लो जल्दी। रेजिस्टेंस में कुछ नहीं करना मैम, ये करना है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। करो सॉल्व, कितना ओम आ रहा है? ओम शांति आ रहा है, अभी निकाल देगा। देख प्रणव आंसर फटाफट लगा पड़ा एकदम लड़का। बस अब तो 1 कूलम भी आ गया, अब तो बस ज्यादा लेफ्ट में टेंशन है नहीं। अब जो 1.2 ओम वाले थे वो जरा केयरफुली करना। मैं तो सच्ची में मैं ही सदमे में आ गई थी, मैंने कहा दोनों यार बोल रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्या पता हो भी सकता है। शुक्र है आरुष ने इशारा नहीं किया कुछ, मुझे तो फिर तो बिल्कुल अटैक ही आता। मुझे कह दिया था हाय मैंने देखा नहीं तुझे, मुझे तो अटैक नहीं आया। शुक्र है भगवान का, मैंने तुझे देखा नहीं। हाँ जी करो। आया कुछ? कितना है ये, कितना है सॉल्व करके? और ये, और डिवाइड करके कितना आ रहा है? वही नहीं आ रहा। 29, 29 तो बहुत आसान है, तो कर ले फिर, हाथ पैर चला ले। विभोर करो बेटा। हर्षिल कॉपी पेन, ऐसे दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं करते। पार्थ तू ही कर दे यार इस सवाल को, क्या है ये डिवाइड करने में? 116 डिवाइडेड बाय 35 करो जल्दी। आरुष कर ले। थ्री पॉइंट, ठीक है टाइम हो गया, जाओ मैथ्स की क्लास होगी। ये ग्राफ प्लॉट करके लाना ग्राफ पेपर पे, चलो।